नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल में। अभी तक आप लोगों को 4 लेक्चर जा चुका होगा, एक करंट अफेयर का और 3 हिस्ट्री का। और मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए बखूबी मेहनत कर रहे होंगे और आपको यह कंप्लीट भी हो चुका होगा। लेकिन आपको यह कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके लिए मैं आपको टेस्ट पे भी तुरंत ले रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 6 क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन को आप ईमानदारी पूर्वक तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका ये 6 का 6 क्वेश्चन सही है तब आप फुल कॉन्फिडेंस में रहिए कि आपका यहाँ रिजल्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें 5 भी करते हैं तब आपको और मेहनत की जरूरत है। बचे हुए 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? दूसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तीसरा क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये 6 क्वेश्चन को आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका क्या सही आंसर है। उसके बाद मैं आज क्यों आपके सामने आया हूं? मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं, बीएचयू कैप्सूल का नया एपिसोड, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, जो हमारे स्टूडेंट रहे होंगे डिटेल से पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको 45 मिनट के आसपास में यह कवर करने जा रहा हूँ कि टोटल ज्योग्राफी से कहाँ से सवाल आ सकते हैं, कौन इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने अभी तक टाइम न रहने के कारण या फिर किसी और परिस्थिति के कारण न पढ़ पाए हो तो इसको ध्यान से देखें। और हम कहते हैं कि देखते ही देखते कम से कम 1-2 बार में आपको याद हो जाए तो यह ज्यादा बेहतर है। तो हम समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना ज्योग्राफी का लेक्चर। हम लोग ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड, जिसकी उत्पत्ति होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी से आपको यह सवाल पूछ सकता है। और इसको लाया कौन था? एब जॉर्ज लेमेंतर। एब जॉर्ज लेमेंतर। आप इसे लिखते भी रहें और याद भी करते जाएं तो ये ज्यादा सही रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, वो किस गैलेक्सी में है, उसके गैलेक्सी का क्या नाम है? उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। गैलेक्सी का क्या नाम है? जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे, ये रहा हमारा गैलेक्सी का नाम। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उनको किस प्रकार सजाया जाए, और यह लगभग बार बीएचयू पूछता रहता है। मतलब बीएचयू का ये बहुत ही जो कहा जाता है इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से याद भी कर लेंगे। तो देखिए, सौर मंडल में हमारे पास टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं। हम लोग सबसे पहले सूर्य से नजदीकी के रूप में पढ़ेंगे कि जो सूर्य से नजदीक और दूर जैसे जैसे जाया जाता है। मान लीजिए सन यहाँ पे है, तो इस तरह से जो हमारा 8 ग्रह है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है बुध, ठीक, सबसे पहले आता है बुध। उसके बाद आता है हमारा शुक्र, उसके बाद आता है शुक्र। तीसरा में आता है पृथ्वी, तीसरा में आ गया पृथ्वी। चौथा में आता है मंगल। पांचवा में आता है बृहस्पति, पांचवा में आया बृहस्पति। छठा में आ जाता है आपका शनि। और 7वां में आता है अरुण, अरुण जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। और 8वां में आ गया वरुण, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून। तो ये 8 है सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य के सबसे नजदीक आ गया बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप इसे याद कर लें, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये आपको याद होना ही चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ये तो रहा सीरियल वाइज में। अब हम लोग पढ़ेंगे घनत्व से। कब ये भी सवाल पूछा है कि घनत्व के अनुसार इसको बताइए। तो घनत्व के अनुसार बताने में कि सबसे ज्यादा, ठीक, सबसे कम घनत्व है शनि का, ठीक, सबसे कम घनत्व है किसका? शनि का। उसके बाद अरुण, अरुण मतलब क्या? यूरेनस। उसके बाद है शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद है नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक, और वरुण के बाद है मंगल, मंगल के बाद शुक्र।
आपको यहीं तक अगर सीरियल वाइज में पूछे, ऑप्शन अगर 4 दे, 4 में कहे कि आप इसे सीरियल वाइज से सजाइए, तो घनत्व से सबसे कम इसका, फिर इसका हम लोग बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो सबसे कम, फिर अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल और शुक्र, फिर बाकी जो ग्रह है वो। ये रहा हमारा घनत्व में। अब हम लोग साइज में देखेंगे कि सबसे बड़ा और छोटा साइज किसका है। साइज के अनुसार जो हमारा ग्रह है वो किस रूप में है। तो देखिए सबसे बड़ा साइज है जुपिटर का। जुपिटर मतलब क्या हुआ, बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा साइज किसका है, जुपिटर का। उसके बाद है सैटर्न मतलब शनि का, ठीक। सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर है यूरेनस, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून, उसके बाद है नेपच्यून, फिर आ जाएगा अपना अर्थ, अर्थ के बाद आ जाएगा वेनस मतलब शुक्र, उसके बाद आ जाएगा मार्स मतलब मंगल, उसके बाद आ जाएगा बुध। तो ये तरह से रहेगा हमारा क्या, जो साइज में सबसे पहले हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, शुक्र, मार्स और क्या हो जाएगा, बुध। इस तरह से हमारा सबसे बड़ा साइज अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा साइज क्या है, बृहस्पति, और सबसे छोटा है बुध। ये रहा साइज के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह, जो उसका क्या होता है, अपना सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट के हिसाब से जो हमारा प्लेनेट है, तो देखिए सैटेलाइट के हिसाब से सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमारे ग्रह में किसके पास है, बृहस्पति के पास। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, बृहस्पति के पास 67, ठीक। उसके बाद है शनि के पास, बृहस्पति के बाद कितना है, शनि, शनि को है 62। शनि के बाद है अरुण मतलब यूरेनस, अरुण के पास है 27। फिर वरुण, ठीक, वरुण, वरुण के पास है कितना, 13। और फिर है मंगल, मंगल के पास है कितना, मंगल के पास है 2। और फिर अंतिम है किसका, पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना एक है कौन, चंद्रमा। उसके बाद जो ग्रह है उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर उपग्रह है तो बृहस्पति के पास, फिर शनि के पास अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी। तो यह रहा उपग्रह के हिसाब से, सैटेलाइट के हिसाब से जो हमारा प्लेनेट है। यह भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेट, द्रव्यमान के हिसाब से, द्रव्यमान किसका ज्यादा है। इस क्वेश्चन को आने की संभावना है क्योंकि अभी तक ये आपके एंट्रेंस में नहीं पूछा गया है। तो सबसे भारी है बृहस्पति, इसमें भी सबसे भारी कौन है, जुपिटर सबसे भारी है, ठीक। उसके बाद है शनि, सैटर्न, उसके बाद है सैटर्न, फिर है वरुण, इसके बाद कौन है, वरुण है मतलब नेपच्यून, उसके बाद अरुण, अरुण मतलब यूरेनस, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। ये रहा आपका द्रव्यमान के हिसाब से, और आगे जो है भी है। तो आपको मुख्य रूप से यही 5-6 आगे वाला ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है और सबसे कम द्रव्यमान किसका है, अंतिम में बुध का। सबसे कम द्रव्यमान है किसका, बुध का। तो ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे परिक्रमण। परिक्रमण मतलब क्या होता है, परिक्रमण मतलब हो गया परिक्रमण। तो परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध। सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, सूर्य के चारों तरफ बुध सबसे कम समय में लगाता है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब जो साइज, जो सूर्य से दूरी है उसके अनुसार इसको रखा गया है। जैसे देखिए सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी छूट गया, यहाँ पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए जो सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे जल्दी रोटेशन कर लेगा। उसके बाद हल्का सा दूर, उनको जरा से ज्यादा टाइम लगेगा। सूर्य का जो साइज है सौरमंडल का, इस तरह से लोग घूमते हैं। तो जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे पहले घूमेगा, उसके बाद जो रहेगा सबसे लेट में, सबसे अंतिम वाला जो रहेगा सबसे लेट में घूमेगा। तो इस तरह से आपको ये परिक्रमण याद रखना है। और एक आता है परिभ्रमण।
परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे, जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूमती है तो यहाँ पे अपने अक्ष पे भी घूमते रहती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमते रहती है। एक तो अपने अक्ष पर भी इस तरह से घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पे सबसे लेट और सबसे पहले कौन घूमता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिभ्रमण। तो अपने में सबसे पहले घूमता है बृहस्पति, सबसे कम समय में बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, इस तरह से करते हुए हमारा शुक्र तक पहुंचता है। आपको इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट हम परिक्रमण लग रहा है और उसके बाद यहाँ जो सैटेलाइट पे लग रहा है, इसको आप जरूर याद रखें और सूर्य से जो डिस्टेंस है उस पर भी आप फोकस करें। तो ये रहा क्या, परिभ्रमण। अब हम लोग बात करेंगे कि जो और भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस सौर मंडल के और हमारे ब्रह्मांड के, और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे इसके हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी सभी ग्रह हैं, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी सभी ग्रह हैं, जैसे अपने अक्ष पे रोटेशन करते हैं वैसे ही सूर्य के चारों तरफ रोटेशन करते हैं। इस बात को समझिए, जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है तो सूर्य के चारों तरफ भी इसी दिशा में घूमता है। लेकिन शुक्र और अरुण क्या है, ये सभी अपना घूर्णन और परिक्रमण अलग दिशा में करता है। मतलब कि इन दो ग्रहों पे जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा की ओर होता है। आप इतना ही ध्यान रखें, इन दो ग्रहों पर सूर्योदय कहां होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है, और बाकी सभी ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर होता है। ये बात आप याद रखें। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन दो ऐसे ग्रह हैं जो अपना घूर्णन और परिक्रमण अलग अलग दिशा में करते हैं, घूर्णन अलग दिशा में और परिक्रमण अलग दिशा में, तो यही होता है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण अपना घूर्णन परिक्रमण बाकी सभी ग्रहों से अलग दिशा में करता है, अलग रोटेशन करता है। बाकी सब ग्रह इस तरह से घूम रहे हैं, इस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण इस डायरेक्शन में घूमता है। आप इस बात को बस ध्यान में रखें। तो शुक्र और अरुण इसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन है हमारा, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बाकी अगर पूछा, अगर इससे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। उसके बाद भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो उसे भी शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन, इसे भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो ये चार चीज शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, शुक्र के साथ चार चीज जुड़ा हुआ है। सबसे गर्म ग्रह हो गया, चमकीला हो गया, पृथ्वी की बहन हो गया, पृथ्वी की भगिनी या बहन कुछ भी कह सकते हैं, गर्म चमकीला पृथ्वी की बहन, भोर या सांझ का तारा, इसके भी क्या, शुक्र को कहा जाता है। तो ये शुक्र का इंपॉर्टेंस था। अब देखिए मंगल को क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। और इसके पास दो अपने सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट इसके अपने हैं, दो उपग्रह है इसके मंगल के पास। उसके बाद क्या है, मंगल में है पूरा यूनिवर्स की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, ठीक, सबसे बड़ी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। एक और क्वेश्चन भी बीएचयू में पूछा है कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पे है, तो ये क्या है, ओलिपस पे। इसका नाम क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो उसे कहते हैं क्या, ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ये इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा पर्वत इसका है, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। आप इसे भी, आपको क्या करना है, बस इसे ध्यान से बस सुनते रहना है, एक या दो बार सुन लीजिए, तो अगर ऑप्शन में आए तो आप जरूर इसे टिक कर देंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसके दो उपग्रह हैं, इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। अब बृहस्पति के बारे में जानिए, जो बृहस्पति है जुपिटर। उसके बाद उससे क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो यह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है, आपको मैं पहले ही बताया। और इसका एक उपग्रह है ज्ञानेमीड, इसका नाम है क्या, ज्ञानेमीड, ज्ञानेमीड,
मीड। इससे भी एक बार सवाल पूछा है कि ज्ञानी मीड क्या है। तो ज्ञानी मीड क्या है? एक बृहस्पति का उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानी मीड। ये रहा बृहस्पति से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ सकता है। शनि, शनि का खासियत क्या है? शनि के चारों तरफ एक रिंग है जिसे हिंदी में वलय कहते हैं। शनि के चारों तरफ क्या है? एक रिंग बना हुआ है जिसे हिंदी में वलय कहते हैं। और रिंग की संख्या कितनी है? 7। रिंग की संख्या है 7। उसके बाद इसका एक उपग्रह का नाम है जिसे टाइटन कहते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहला कौन है? गैनीमीड है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये रहा किसका? शनि का। अब देखिए बात करते हैं अरुण का। अरुण, मैं आपको पहले ही बताया कि सूर्य, शुक्र और अरुण उल्टा घूमता है बाकी सभी ग्रहों से। यहाँ सूर्योदय क्या होता है? पश्चिम की दिशा की ओर होता है। और इसकी एक और खासियत क्या है, अगर आपसे पूछ दिया तो ये लेटा हुआ ग्रह है। जैसे कोई भी प्लेनेट अपने सूर्य के अक्ष के तरफ या फिर इधर अपोजिट में झुका हुआ रहता है, तो यूरेनस बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इस कारण ये देखने में लेटा हुआ लगता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, मतलब सोया हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये रहा अरुण का खासियत यूरेनस का। और वरुण, वरुण के बारे में आपको बता दूं कि सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, और यह हरे रंग का है। ये देखने में क्या रहता है? हरे रंग का है। तो अगर आपसे पूछे कि हरे रंग का कौन सा ग्रह है, तो ये रहा वरुण। तो ये बात थी बाकी सभी ग्रहों की। अब हम बात करेंगे अपने ग्रह जहां पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के बारे में, कि उसकी क्या खासियत है और पृथ्वी से आपको कैसे सवाल पूछा जा सकता है और कैसा सवाल आने की संभावना है, इस बात को देखिए। तो जो पृथ्वी है, सबसे पहले तो आप जाने कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह जहां पे ऑक्सीजन पाया जाता है वो पृथ्वी है। उसके बाद पृथ्वी पे हम लोगों ने काल्पनिक जो रेखाएं खींची है उसे अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो काल्पनिक रेखा इस पे खींची गई है, अक्षांश रेखा, उन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच, जैसे ये पृथ्वी है तो अक्षांश रेखा जो इस तरह के गोल गोल खींचा जाता है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो ये भी की बात। यहाँ पे दो रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उसे कहते हैं कर्क रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसे कहते हैं हम लोग मकर रेखा। तो ये दो तरह से ये दो रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। उसके बाद इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे पानी है और अंतरिक्ष से देखने पे पानी नीला दिखाई देता है, इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा, अगर आपसे ये पूछ दे कि पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा, तो पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है कौन? सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये पृथ्वी सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है सूर्य से। उसके बाद रात्रि के समय जो सबसे चमकीला तारा ऐसे दिखाई देता है उसका नाम है साइरस। इसका नाम क्या है? साइरस। रात्रि के समय में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है, उसका नाम है क्या? साइरस। ये भी सवाल पूछ सकता है। तो पृथ्वी के जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जानेंगे, बाकी और आगे हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह अपना परिक्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आप ये सब बात पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसको चक्कर लगाने में एक दिन में 27 घंटे, 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। एक परिक्रमा में इसको क्या 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। उसके बाद इसका दो कंडीशन आता है, एक आता है सुपर मून का, एक आता है सुपर मून और एक आता है ब्लू मून। इसका दो कंडीशन आता है, दोनों के हम जानेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे नजदीक रहती है, चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे नजदीक रहती है तो उसे कहते हैं क्या? सुपर मून। सबसे नजदीक जब रहती है चंद्रमा तो उसे कहते हैं सुपर मून। और ब्लू मून कब कहते हैं? कि जब एक ही महीना में दो पूर्णिमा आ जाए, एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। जो दूसरा वाला पूर्णिमा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं।
तो आप इस सब टर्म को भी अपने कॉपी में धीरे धीरे कर नोट्स करते जाएं और दिमाग में बैठा लें कि सुपर मून ब्लू मून का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये था चंद्रमा। अब देखिए उसके बाद चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह, इससे भी एक आध सवाल पूछा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह होता है मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। उसके बाद अब कंडीशन हम लोग जानते हैं 3 से 4 कंडीशन। ये क्षुद्र ग्रह से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, ये पाया जाता है। ये रहा था क्षुद्र ग्रह की बात। अब देखिए हम लोग 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले है उपसौर। उपसौर पेरिहिलियन, इससे एक बार पूछा भी है, ये आप इसे ध्यान में रखेंगे। पेरिहिलियन उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन इसका पाथ क्या है, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल पाथ है, इस तरह का पाथ है। यहाँ पे सूर्य है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो जब सबसे नजदीक होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। जब सबसे नजदीक, मैं यहाँ पे बस हल्का सा लिख दे रहा हूँ, अपने कॉपी में पूरा नोट करना है तो करेंगे। सबसे नजदीक होता है उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और एक आता है अपसौर। क्या आता है, अपसौर, जिसे इंग्लिश में एपीहिलियन कहते हैं। इसे इंग्लिश में एपीहिलियन कहते हैं। इस दिन सबसे अधिकतम दूरी पे होती है, अधिकतम दूरी, और ये होता है 4 जुलाई को। ये कब होता है, 4 जुलाई को, जब सन यहाँ पे रहता है, सबसे दूर पे रहता है पृथ्वी सन से। तो इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, एपीहिलियन कहते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आकृतिक वृत्त, आकृतिक वृत्त, आकृतिक वृत्त 66 डिग्री, जो अक्षांश रेखा हम लोग पढ़े थे, अक्षांश रेखा जो 66 डिग्री उत्तरी में है उसे आकृतिक वृत्त कहते हैं। और अंटाकृतिक वृत्त, अंटाकृतिक वृत्त उसे 66 साढ़े 66 डिग्री साउथ को अंटाकृतिक वृत्त भी कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखा पृथ्वी पर, अगर ये पृथ्वी है तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये रेखा इस तरह से खींची जाती है कि यहाँ पे इस तरह से मिल जाए ये, और इससे हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। इससे क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच मैक्सिमम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये भी एक सवाल पूछा हुआ है, मैक्सिमम दूरी 111.2 किलोमीटर होती है 2 देशांतर रेखाओं की मैक्सिमम दूरी। उसके बाद 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये रहा देशांतर की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रांति के बारे में। संक्रांति से एक क्वेश्चन 2013 या 12 में पूछा है। संक्रांति में 2 तरह की संक्रांति हम लोग पढ़ेंगे, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का अर्थ क्या है, सॉलिटाइज। इसमें होता क्या है कि कर्क संक्रांति में और मकर संक्रांति, इन कर्क संक्रांति में सूर्य जो होता है कर्क रेखा पे लंबवत होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। कर्क संक्रांति में सूर्य 23.5 डिग्री जो नॉर्थ कर्क रेखा है उस पे क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस कर्क संक्रांति आता है 21 जून को। आप बस डेट याद रखेंगे, कर्क संक्रांति आती है 21 जून को और मकर संक्रांति आती है 22 दिसंबर को। ये 2 तिथि को सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा पे रिस्पेक्टिवली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे विषुव, शरद विषुव और बसंत विषुव, शरद विषुव और बसंत विषुव के बारे में। विषुव, शरद विषुव और बसंत विषुव, इसका इंग्लिश होता है इक्विनॉक्स।
तो शरद विषुव और बसंत विषुव इसमें होता क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होते हैं उन्हें विषुव कहा जाता है। तो शरद विषुव, जो शरद विषुव है वो होता है आपको 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। और जो बसंत विषुव है वो आता है हमारा 21 मार्च को, 21 मार्च। शरद विषुव 23 सितंबर को, बसंत विषुव 21 मार्च को। और ये दोनों दिन क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है शरद विषुव और बसंत विषुव से। तो ये हमने अभी बात किया किसका, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, चंद्रमा का और बाकी जो ग्रह है उससे सवाल पूछा जा सकता है कैसे जो। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल से भी सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। वायुमंडल को हम लोग एरोलॉजी के बारे में, एरोलॉजी मतलब वायु विज्ञान से ही पढ़ते हैं, और जो मेटेरियोलॉजी रहते हैं मौसम विज्ञान से भी उसका अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसका परसेंटेज होता है 78.07%। ऑक्सीजन होता है, उसका परसेंटेज होता है 20.93%। उसके बाद जो CO2 होता है उसका परसेंटेज होता है 0.03%, और आर्गन होता है उसका परसेंटेज होता है 0.09%। तो ये जो मुख्य रूप से ये 4 गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा परसेंटेज। अब हम लोग क्या होता है कि जो पृथ्वी पर अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए CO2 गैस इसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है, और जलवाष्प का भी इसमें योगदान रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखें। वायुमंडल में हम लोग क्या करते हैं कि अपने सहूलियत के हिसाब से वायुमंडल को अलग अलग स्फीयर में बांट दिए हैं, अलग अलग हिस्सों में क्या किए हैं, बांट दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये सबसे नीचे है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी का मंडल है। इसमें 8 से 18 किलोमीटर तक के क्षेत्र को स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में रखते हैं। इसी क्षेत्र में बादल बनता है, आंधी का घटना आता है, इन सभी क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आंधी आने की घटना या बादल बनने की घटना किस स्फीयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल में। दूसरा जो हमारा है उसे कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रैपोस्फेयर, ट्रैपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल मतलब ट्रैपोस्फेयर, और समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। ये 18 से 32 किलोमीटर तक होता है। इसी समताप मंडल में एरोप्लेन, आपसे यही सबसे हाईलाइट सवाल रहता है कि एरोप्लेन जो होता है किस मंडल में अपना उड़ान भरता है, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में अपना ये उड़ान भरता है। तीसरा आता है ओजोन स्फीयर, ओजोन मंडल। आपको मालूम है जो सूर्य से लगातार परावैंगनिक किरणें आती है, रेडियो एक्टिव रे आती है, उसको इसी मंडल में क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। इस मंडल में जो गैस होता है उसके द्वारा उसे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर इसका होता है 32 से 60, और इसमें पाया जाता है ओजोन गैस, ओजोन गैस इसमें पाया जाता है। और ओजोन गैस को क्या, किससे सबसे ज्यादा घटा है, जो ओजोनोस्फेयर है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। और इसके क्षय होने में सबसे बड़ा रीजन किसका है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो अब जो हम लोग AC चलाते हैं, जो फ्रिज है, उन सबसे जो गैस निकलती है उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और यही आगे जाके ओजोनोस्फीयर को क्या करता है, उसमें डिस्ट्रॉय करता है ओजोनोस्फीयर को। उसके बाद एक और मंडल हमारा क्या है, आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल का है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ये 60 से लेके 640 किलोमीटर तक होता है। और इसी आयनोस्फीयर में रेडियो, टीवी और बाकी जितने तरह के सैटेलाइट होते हैं जो संचार का काम कर सके, मोबाइल फोन, इन सारी का सैटेलाइट इसी स्फीयर में क्या किया जाता है, लाके लगाया जाता है आयनोस्फीयर में। अब सबसे बाह्य मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल जिसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बाहरी प्रकाश 940 से लेकर आगे तक।
और इसी में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन लगभग हर बार अगर पूछेगा तो एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सबसे आगे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल, ओजोनोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसमें सभी में क्या क्या मुख्य बातें हैं ये हमने यहाँ पे लिखवा दिया, इसका चर्चा कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे वायुदाब की, जो हमारा प्रेशर है पृथ्वी पे। तो वायुदाब की हम लोग बात करते हैं तो सामान्य में जो दाब होता है वो हमारे यहाँ कितना, जो समुद्री तल पे होता है 76 सेंटीमीटर पारे की हाइट तक होता है, जो वायुदाब पृथ्वी पे अमूमन पाया जाता है, जिसे 1 ATM भी कहा जाता है। और जो है अब जो आपको हम बताए थे, जो आपको मैं बताया था यहाँ पे विषुवत रेखा, यहाँ पे क्या, जो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाता है, मतलब सबसे कम जो होता है एयर प्रेशर विषुवत रेखा पे पाया जाता है, निम्न वायुदाब यहाँ पे पाया जाता है। विषुवत रेखा पे वायुदाब सबसे कम होता है और पृथ्वी का घूर्णन, जैसे पृथ्वी घूमती है वो विषुवत रेखा पे उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और विषुवत रेखा पे सबसे कम वायुदाब पाया जाता है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा क्या, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश मतलब हॉर्स लैटिट्यूड होता है, अश्व अक्षांश। ये एक बार पूछा भी क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो जो विषुवत रेखा है उससे 30 से 35 डिग्री ऊपर का जो एरिया होता है, 30 से 35 डिग्री का उधर ऊपर और नीचे का जो क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, सबसे हाई एयर प्रेशर होता है, इसमें हाई एयर प्रेशर होता है और इसी को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लो प्रेशर और 30 से 35 डिग्री को ऊपर या नीचे, यहाँ पे इसे 23 डिग्री यहाँ पे था तो हल्का सा यहाँ पे ऊपर और इधर, ये जो है इस क्षेत्र में हाई प्रेशर आता है और यहाँ पे लो प्रेशर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री के बीच के एरिया को, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे अश्व अक्षांश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में, मतलब विंड के बारे में। विंड देखिए, हवा जो है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर क्या कहती है, बहती है। यहाँ पे इस तरह से विंड होता है और जो मतलब ऐसे जो क्षैतिज दिशाएं बह रही है इस तरह से, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो होता है परपेंडिकुलरली बहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर करंट कहते हैं, और जो क्षैतिज बहती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विंड कहते हैं। तो आप एयर करंट अगर आपसे पूछे तो जो हवा परपेंडिकुलरली ऊपर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एयर करंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दो प्रभाव पढ़ेंगे। दो प्रभाव में एक आता है कैरियोलिस प्रभाव, कैरियोलिस प्रभाव, और एक प्रभाव आता है फेरेल का नियम, कैरियोलिस प्रभाव, और एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेरेल का नियम। कैरियोलिस प्रभाव कहता क्या है कि पृथ्वी पर घूर्णन के कारण पवनें जो होती है, पृथ्वी जो अपने आप घूम रहा होता है, जैसे इमेजिन करिए कि पृथ्वी अगर ना घूमे तब जो जहां पे वायुमंडल है वहीं पर रहता है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण जो हवा का दिशा है वो लगातार परिवर्तित होते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कैरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो अगर कैरियोलिस प्रभाव पूछे ऑब्जेक्टिव में तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवा के डायरेक्शन में चेंजिंग आता है उसी को क्या, कैरियोलिस प्रभाव कहते हैं। और फेरेल का नियम कहता है कि कैरियोलिस बल के कारण, फेरेल का नियम क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैरियोलिस बल के कारण, कैरियोलिस के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन होता है वो अपने दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिने ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर घूमता है, पवन अपनी बाईं ओर चलता है। ये रहा फेरेल का नियम। फेरेल कहता क्या है कि कैरियोलिस प्रभाव के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण जो हवा अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो जो नॉर्थ पोल का एरिया है, उत्तरी गोलार्ध का जो एरिया है, उधर वो अपने पवन दाहिने ओर चलता है, मतलब पवन का जो डायरेक्शन है वो दाहिनी ओर घूमता है, और जो साउथ नीचे है, साउथ दक्षिणी गोलार्ध में वो अपनी बाईं ओर घूमता है, लेफ्ट में घूमता है। तो आप इसे भी फेरेल का नियम इसे ध्यान में रखेंगे।
और फ्रेल का नियम का आगे बहुत सारा प्रभाव भी होता है। पवन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रचलित पवन होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, प्रचलित पवन के बारे में, प्रचलित पवन के बारे में। प्रचलित पवन, इसमें क्या होता है प्रचलित पवन में कि पृथ्वी पर विस्तृत क्षेत्र में एक ही दिशा में जो वर्ष भर, पृथ्वी का जो बड़ा क्षेत्र है उसमें एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, प्रचलित हवा कहते हैं। उसमें तीन प्रकार के आते हैं। सबसे पहला जो पछुआ हवा है, पछुआ हवा, ठीक, पछुआ हवा, इसमें क्या कहते हैं कि पछुआ हवा जो होता है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री, 23.5 डिग्री, आपको इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है कि 23.5 से 35 डिग्री जिसे क्या कहा जाता है, उपोष्ण उच्च वायु कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायु कटिबंधीय क्षेत्र से 23.5 से 35 डिग्री से 45 से 66.5 डिग्री, 23.5 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है। जैसे पृथ्वी पर मैं आपको बताया कि अक्षांश रेखा के द्वारा सबसे बीच में 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते 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 फिर आगे 180 डिग्री तक चलता है और फिर नीचे जाते 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 कहां तक, 90 डिग्री तक चलता है। तो इस प्रकार 90 ऊपर और नीचे चलता रहता है। इसलिए पृथ्वी है, यहाँ पे मानिए ये 0 डिग्री है, तो ऐसे से करते 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 90 डिग्री यहाँ पे और फिर इस तरह से करते करते 90 डिग्री यहाँ पे, तो इस तरह से पृथ्वी को बांटा गया है। तो कह रहे हैं क्या कि 23.5 डिग्री और 35 डिग्री की एरिया जो है, 23.5 डिग्री और 35 डिग्री की एरिया से 45 और 65 डिग्री की एरिया के बीच चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, पछुआ हवा कहा जाता है। यहां से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, पछुआ हवा कहा जाता है। और 45 से, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ये तो पछुआ हवा का है, 40 से 65 डिग्री, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, दक्षिण अक्षांश के मध्य, आप इसे याद कर लें ध्यान से, 40 से 65 डिग्री, 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश में, 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो पछुआ हवा चलती है, ठीक, कि मध्य में जो पछुआ हवा चलती है, जो पछुआ हवा चलती है उसे हम लोग कहते क्या हैं, जो आपको पूछता है कभी कभी, प्रचंड पचासा। आप ध्यान में रखें, याद कर लें, प्रचंड पचासा या गरजता चालीसा, गरजता चालीसा या फिर चीखता साठा, चीखता साठा, ये तीनों नाम दिया गया है इसको। 40 डिग्री से 65 डिग्री, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो हवाएं चलती है उसे या तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा या चीखता साठा कहा जाता है। इस बात को क्या करें, आप ध्यान में बैठा लें। उसके बाद ये तो हुआ पछुआ पवन, उसके बाद इसका एक और प्रचलित पवन का एक और है व्यापारिक पवन, ये भी पूछा जाता है, व्यापारिक पवन, बिजनेस वाइन। ये क्या होता है, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवन, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से, मतलब ये जो है हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है मान ली 23.5 डिग्री और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री। तो कह क्या रहा है कि 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ये विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवन कहा जाता है। 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री दक्षिणी या 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी अक्षांश से बहने वाली भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवन कहा जाता है। एक और होता है ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन क्या होता है, ध्रुव उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। जो यहाँ पे पवन है, यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पर जो पवन है सबसे ऊपर में, और यहाँ पे जो पवन है, यहाँ से जो इस टाइप के ध्रुव की ओर बहने वाली पवन होती है उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवीय पवन कहा जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है पवन में, सबसे पहले तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें। और व्यापारिक पवन भी पूछा जाता है, तो व्यापारिक पवन को भी आप क्या करें, याद कर लें। ये रहा पहला पवन प्रचलित पवन।
दूसरा पवन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे विंड के बारे में, जिसे कहा जाता है मौसमी पवन। मौसमी पवन, मौसमी पवन क्या होता है? मौसम के अनुसार जैसे जैसे दिशा बदलता है, मौसम क्यों बदलता है? पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण मौसम बदलता है, और मौसम बदलने से जिस पवन की दिशा में बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहते हैं। इसका प्रमुख एग्जाम्पल है जो हमारे यहाँ मानसून आता है, उसके बाद स्थल समीर जो आता है, समुद्र समीर जो आता है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? मौसमी पवन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होता है? यह स्पेशल रीजन में चलता है, अपने अपने खास क्षेत्र में चलता है, उसे स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन में हम लोग कुछ स्थानीय पवन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्या है? चिनूक। सबसे पहला है चिनूक। ये गर्म हवा है, ये चिनूक है जो गर्म हवा है। ये कहाँ चलती है? यूएसए और कनाडा में। चिनूक यूएसए और कनाडा में चलता है, ये गर्म हवा है। हर्मटन, आप इसे एकदम कंठस्थ याद कर लें, बाकी और भी बहुत सारी गर्म हवाएं हैं जिसे आप एक नजर देख सकते हैं किसी भी बुक से, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे याद कर लेंगे। हर्मटन भी गर्म हवा है और ये बहती है सहारा, जो सहारा मरुस्थल है सऊदी अरब में, लगभग 11 देशों को मरुस्थल टच करती है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों को टच करती है। सहारा से गिनी के बीच में यहाँ चलता है, ये भी गर्म हवा है और इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। हर्मटन को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा कहते हैं। ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे एक और गर्म हवा जिसे फॉर्न कहा जाता है। ये जो गर्म हवा है ये स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत के इलाके में चलती है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत के इलाके में चलती है और इसका खासियत क्या है कि इस हवा के चलने से अंगूर पक जाते हैं, अंगूर पक जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और गर्म हवा है सिराको। सिराको भी एक गर्म हवा है। ये चलती है कहाँ? ये चलती है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सहारा जो मरुस्थल है वहां से चलती है भूमध्य सागर की ओर चलती है। ये भूमध्य सागर की ओर चलती है, लेकिन जैसे ही भूमध्य सागर को क्रॉस करती है आगे चल के किसमें बदल जाती है? ठंडी हवा में बदल जाती है। ये सिराको हवा भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी गर्म हवा है जिसे आप अपने किताब या किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चारों का नाम जरूर याद रखें। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ठंडी हवाओं की। ये जो गर्म हवा हो गए, अब कुछ ठंडी हवा के बारे में बात करेंगे। ठंडी हवा में सबसे पहला नाम है विली विली। विली 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 जो हवा है ये ठंडी हवा है और कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। सबसे पहले विली विली हो गया। उसके बाद हबूब। हबूब एक हवा है, ये सूडान, ये भी ठंडी हवा, ये सूडान में बहती है। उसके बाद एक हवा है केप डॉक्टर। एक हवा है केप डॉक्टर या फिर इसको कहते हैं टेबल ब्लॉक। ये सभी ठंडी हवाएं हैं और ये टेबल ब्लॉक जो हवा है ये साउथ अफ्रीका में चलती है। दक्षिणी अफ्रीका में ये केप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक हवा चलती है। और एक जो और ठंडी हवा जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं उसे मिस्ट्रल कहा जाता है। और जो मिस्ट्रल है वो स्पेन और फ्रांस के इलाके में बहती है। तो ये चार जो गर्म और ठंडी हवा है आप उसे क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एक और प्रवाह को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जेट प्रवाह। जेट प्रवाह, जेट प्रवाह। ये जेट प्रवाह जो होता है क्षोभ मंडल जो हमारा सबसे नजदीकी मंडल है उसके सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में 120 किलोमीटर पर आवर के जो स्पीड से हवाएं लगभग चलती है उसे जेट प्रवाह कहा जाता है। क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी परत में जो हवाएं चलती है एक लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसे जेट प्रवाह कहते हैं। और एशिया और भारत के इलाके में जो मानसून आता है उसमें बहुत बड़ा योगदान अभी के खोज के अनुसार जेट प्रवाह का रहा है। इस कारण जेट प्रवाह क्या हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेट प्रवाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बादल के बारे में। हम लोगों ने हवा के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं बादल के बारे में। बादल, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं उतना बन पाता है, लेकिन इस बादल के बारे में हम जानेंगे कि बादल में होता क्या है। तो बादल हम लोग मुख्य रूप से 3 बादल यहाँ पे होते हैं, पछाव, पक्षाव, कपासी और स्तरी बादल। पछाव, कपासी और स्तरी बादल, ये 3 प्रकार के बादल होते हैं। पछाव में क्या होता है कि जो हिमकण होते हैं वो
हिमकण जो होता है, हिमकण से बना ऊंचा सफेद जो होता है वो पछाव बादल कहा जाता है। कपासी बादल में क्या होता है कि इसका जो समतल होता है क्षेत्र, लेकिन जो उसका शीर्ष होता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे आसमान में बादल देख रहे होंगे, उसका शीर्ष गुंबदनुमा होता है, तो उसे कपासी बादल कहा जाता है। और स्तरीय बादल का होता है परतदार चादर के रूप में और पूरे आसमान को ढक लेने वाला, उसे स्तरीय बादल कहते हैं। इसका जो लगभग चौड़ाई होता है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर होता है और ये पृथ्वी से 2-3 किलोमीटर के ऊपर क्षेत्र में ही स्तरीय बादल पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक के रूप में यह स्तरीय बादल पाया जाता है और पूरे क्या करता है, आसमान को ढक लेता है। अब हम लोग जो बादल के आगे चलेंगे तो वर्षा के बारे में बात करेंगे। वर्षा वर्षा में हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के वर्षा के बारे में भी। संवहनीय वर्षा, क्या संवहनीय वर्षा, वर्षा से संभावनीय वर्षा पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले जो पृथ्वी गर्म होती है, फिर जब हवा गर्म होता है तो वो ऊपर चला जाता है, ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगता है और ऊपर जाके जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर संघनन की प्रक्रिया होती है और फिर वो बादल के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। जो हवा के गर्म होने के कारण जिस प्रकार का वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं, कन्वेक्शनल वर्षा कहते हैं। अगला है पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा, इसमें क्या होता है कि जब जो जलवाष्प है, जलवाष्प से लदी हुई जो बादल होती है, जिसमें बहुत सारा जलवाष्प होता है, वो जब किसी बर्फ के पहाड़ से या फिर किसी पहाड़ से जाकर टकराती है और उसके सहारे वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद जो वर्षा कराती है उसे कहते हैं पर्वतकृत वर्षा। उसे क्या कहा जाता है, पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। और सबसे अंतिम में है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा क्या होता है, जो चक्रवातों के कारण जिस प्रकार का वर्षा आता है उसे क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अब चक्रवाती वर्षा आ गया तो हम लोग चक्रवात के बारे में भी जरा सा पढ़ लें। चक्रवात का अर्थ क्या होता है, जब कहीं पृथ्वी पे लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है, मतलब कम दाब का क्षेत्र बनता है। जब कहीं पृथ्वी पे कम दाब का क्षेत्र बनता है तो जो अधिकतम दाब, मतलब हाई प्रेशर जोन से जो हवा चल के आती है इस लो प्रेशर जोन को फुलफिल करने के लिए, जब इस लो प्रेशर जोन को फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर जोन से जो हवा आती है उससे जो आकार बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। मतलब केंद्र में दबाव जब कम रहता है और बाहर से अंदर की ओर जो हवाएं आती है, आप अब टीवी पे देखते हुए किस तरह से ऐसे घूमते हुए जो हवा यहाँ पे आती है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन चुका होता है और चारों तरफ से घूमते हुए जो हवा यहाँ पे आती है उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और यही चक्रवात क्या होता है, इसी को चक्रवात कहते हैं। अब चक्रवात में क्या पूछ सकता है, चक्रवात तो सबसे पहले कहा जाएगा किस जोन से किस जोन की ओर बहती है, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की जो हवा आती है। अब ये जो हवा आती है नॉर्थ पोल के तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जो इस तरह से चल रहा है इस दिशा में चलती है, ठीक। जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में, इस बात को पूरा ध्यान रखें, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलते हैं। ये अगर पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो इधर जो चक्रवात है एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इधर जो चक्रवात है वो क्लॉकवाइज चलती है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चक्रवात का ये हुआ डिफिनेशन। और चक्रवात का जैसे एग्जांपल में कहा जाए आपको, तो चक्रवात है टॉर्नेडो, अमेरिका में टॉर्नेडो जो है, उसके बाद हरिकेन है, हरिकेन कहाँ में आता है, अटलांटिक सागर में। अटलांटिक सागर में क्या आता है, हरिकेन आता है। जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो एक चक्रवात का एग्जांपल है जो अमेरिका में आता है, यूएसए में। हरिकेन अटलांटिक सागर में आती है। उसके बाद टाइफून, ये 3 मुख्य चक्रवात हैं जिसका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे अगर आप न्यूज सुनते होंगे तब। ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। तो ये रहा चक्रवात। अब हम जानेंगे प्रति चक्रवात, इसी का ठीक अपोजिट। इसी का क्या, ठीक अपोजिट। जैसे चक्रवात में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आ रही थी, प्रति चक्रवात में इधर जो प्रति चक्रवात में क्या होता है, सेंटर पे हाई प्रेशर जोन रहता है
और बाहर में लो प्रेशर जोन रहता है। तो यहाँ पे जो हवा है वो अंदर से बाहर की ओर जाती है। चक्रवात में हवा क्या होती है, बाहर से अंदर की ओर आती है, और प्रति चक्रवात में जो हवा होती है वो क्या, अंदर से बाहर की ओर जाती है। इस कारण प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है और चक्रवात में चारों तरफ से बारिशें होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। चक्रवात का 3 एग्जाम्पल है, टॉर्नेडो हो गया, उसके बाद हरिकेन हो गया और एक टाइफून हो गया। तो ये चक्रवात के एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में। जो महासागर पृथ्वी पे कुल मिला के जो सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम है क्या, प्रशांत महासागर। महासागर से आपसे सवाल पूछने की संभावनाएं कम है क्योंकि यह एक आसान सवाल के रूप में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए सबसे बड़ा महासागर पूरे पृथ्वी पर क्या है, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। अगर आपसे पूछेगा भी तो इसी क्रम में पूछेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, अंटार्कटिक। ये मुख्य रूप से ये महासागर है। अब हम लोग महादेश के बारे में जानेंगे। महादेश कुल मिला के 6 है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश किसके एरिया के रूप में कौन है, एशिया है, जिसमें भारत भी आता है। एशिया महादेश है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 6 महादेश हैं। तो सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया। ये भी एक आसान सवाल के रूप में आता है, लेकिन अब आप पूछने की संभावना कम है, आप ध्यान रखें। अब हम लोग विश्व के प्रमुख नहर के बारे में जानेंगे। जो विश्व के प्रमुख नहर है, जिनमें एक नहर है सू नहर। सू नहर कहाँ बहता है, सू नहर यूएसए में है। इसके बाद स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ में है, मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र में है। उसके बाद कील नहर। आप इन सभी का नाम अपने कॉपी में जरूर नोट करते जाएं, ये सब याद रहना ही चाहिए। कील नहर आपका कहाँ है, जर्मनी में है। कील नहर आपका जर्मनी में है। और एक पनामा नहर है, पनामा नहर है, वो पनामा में है। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख नहर है ये विश्व के। बाकी और नहर भी आप देख सकते हैं अपने बुक में, लेकिन ये चारों का नाम याद रहना चाहिए। ये जो प्रमुख नहर है। अब जलडमरू जो विश्व के है मुख्य रूप से, हम लोग उसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहला है बेरिंग। बेरिंग जो जलडमरू है वो आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में है। आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में है। आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में क्या है, बेरिंग जलडमरू है। उसके बाद जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर है वो भूमध्य और अटलांटिक के बीच में है। जिब्राल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अपने ध्यान में रखें। जिब्राल्टर जो जलडमरू है भूमध्य और अटलांटिक सागर के बीच में है। उसके बाद हम लोग विश्व के जलडमरू में ये दोनों का आप नाम याद ही रख लें। उसके बाद हम लोग विश्व के प्रमुख नदी के बारे में बात करेंगे। तो विश्व के प्रमुख नदी में सबसे पहला आपको मालूम ही होगा, हम लोग विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है क्या, नील नदी। सबसे लंबी नदी। तो नील नदी कहाँ में बहती है, नील नदी अफ्रीका में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो ये रहा क्या, नील नदी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेजन। ये अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी या फिर कह सकते हैं चौड़ी नदी है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी या फिर चौड़ी नदी है। ये लागो बिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक में जाके गिर जाती है। ये दुनिया की 2 प्रमुख नदियां हैं जो ये लागो बिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक में जाकर गिर जाती है। और भी नदी के बारे में आप अपने कॉपी में नोट कर, कहीं से पढ़े होंगे या फिर नोट कर लेंगे, लेकिन ये 2 नदी आपको याद रहना ही चाहिए। अब हम लोग कुछ झील के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व के प्रमुख झीलें हैं। विश्व के प्रमुख झीलों में कौन है, सबसे पहले हम लोग कैस्पियन सागर के बारे में बात करेंगे। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, ईरान, इन सभी क्षेत्रों में ये है। ठीक, रूस, कजाकिस्तान और ईरान में कैस्पियन सागर है। उसके बाद सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मुख्य रूप से क्या है, अवस्थित है। उसके बाद कैस्पियन जो झील है ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, कैस्पियन सागर है। और सुपीरियर जो झील है ये दुनिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है ये। उसके बाद एक और झील है टांगानिका। ये टांगानिका आपसे पूछा भी गया है।
ये तंजानिया और जैरे में अवस्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है क्या, टांगानिका। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख पर्वत शिखर की। प्रमुख पर्वत शिखर, प्रमुख पर्वत शिखर में आपको सबसे पहला नाम एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8,850 मीटर, पहले 48 था, 200 मीटर बढ़ चुका है, इसका 8,850 भी कहीं कहीं इसको अब लिखा जाता है। पहला है ये सबसे ऊंचा चोटी। दूसरा है काराकोरम K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसका है 8,611। और तीसरा है कंचनजंगा जो भारत में ही अवस्थित है, कंचनजंगा 8,598। ये रहा प्रमुख पर्वत शिखर। और हम लोग अंतिम में बात करेंगे विश्व के प्रमुख में क्या, विश्व के प्रमुख द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसका, ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड, ठीक, ग्रीनलैंड होता कहाँ, आर्कटिक में है, आर्कटिक सागर में ये ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और न्यू गिनी, ये न्यू गिनी जो है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। तो ये प्रमुख क्या है, द्वीप है। और एक जो विश्व का सबसे प्रमुख में है कि विश्व की वैसी एकमात्र सबसे बड़ी देश जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, उसमें कजाकिस्तान का नाम आता है। लैंड लॉक्ड सबसे बड़ी देश कौन है, कजाकिस्तान है। तो आप उसे भी अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद मैंने आपको पढ़ाया जलवायु और विश्व की जो प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक जो चीजें हैं उसके बारे में। अभी तक आप लोगों ने पहले से भी 4 वीडियो और ये हमारा 5वां वीडियो अभी तक आपके पास पहुंच चुका है। अब हम फिर 4 घंटे बाद एक नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आपको इन 5 वीडियो का तैयारी करके आना है, मतलब आपको 5 वीडियो तैयार रहना चाहिए। हम 6ठा वीडियो को तब ही देखेंगे जब आप 5 वीडियो अपने माइंड में रख लेंगे। हम इसका अगला वीडियो का शुरुआत क्वेश्चन से करने जाएंगे, क्वेश्चन से ही करेंगे कि जो कुछ इसमें हमने पढ़ाया है उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अब यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिस कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके देख लेंगे। जो नए सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहली बार देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो हमारे पहले के 4 कैप्सूल का प्रोग्राम है उसे जरूर देखें और फिर अगले वीडियो को टच करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में यही बताएं कि हमारे कैप्सूल का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, तब हमें और भी उत्साह मिलेगा। हम लोग और भी नए नए चैप्टर को लेकर, नए नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आएंगे। अब हम मिलते हैं 4 घंटे बाद फिर से नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए और 5 लेक्चर को क्या करिए, कंप्लीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।